नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमीश, हमारे साथ एक बार फिर हैं कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। सर, लगातार जब 22 तारीख को पहलगाम में इस्लामिक टेरर अटैक हुआ और उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ और उसके पीछे पाकिस्तान, जो कि हमेशा इस तरह की घटनाओं में रहता है, पाकिस्तान पर भारत कब हमला करेगा, कब करेगा, कब करेगा, ये पूरे भारत का सेंटिमेंट था। और हमने आपसे लगातार आप कह रहे थे कि बस थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा संयम और आज भारत जगा तो भारत ने ये समाचार पाया कि पाकिस्तान में 9 पॉइंट्स पर अटैक किए गए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज्यादा आगे का अटैक, बिल्कुल टारगेटेड और एकदम चुन चुन के आतंकियों को मारा। बड़ा नुकसान है सर। सवाल ये होता है कि ये चीज अब नहीं रुक जाएगी। अब तक क्या डेवलपमेंट हुए हैं और आगे आपको क्या लगता है कि अब किस तरफ बढ़ रहा है भारत? जी सर। देखिए साहब, जिसकी पूरे देश को इंतजार था कि इस चीज का बदला लिया जाए, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक किया गया लश्कर तैयबा के एक द रेसिस्टेंस फोर्स के टेररिस्ट द्वारा, पूरा देश व्याकुल था, पूरा देश आतुर था इसके लिए कि जल्दी से इसका बदला लिया जाए। और इसके अंदर थोड़ी देरी हो रही थी, लोगों को ये सब्र का बांध टूट रहा था। और ये रात को 1:05 पे ऑपरेशन सिंदूर बड़े सोची समझी एक प्रोफेशनल तरीके से भारत ने, इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसका बदला लिया। 9 जगह पर पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें एक अलग बात मैं आपको ये बताऊंगा कि 9 जगहें जो चुनी गई, उनके अंदर 5 जगह तो पीओके में थी, परंतु 4 जगह पंजाब के अंदर थी, जो हिंटरलैंड है, जो पंजाब का दिल है। ये पहली बार है कि जो पीओके से बाहर जाकर के पंजाब के अंदर 4 टारगेट किए गए। और आप देखिए, ये बड़ी प्रोफेशनल, प्रिसाइज, वेरी इफेक्टिव एंड बड़ी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ ऑपरेशन था। और जो बालाकोट वाली सर्जिकल स्ट्राइक थी, उससे एक बड़ा ऑपरेशन ये भारत ने किया है। आप देखिए कि जो बिलावलपुर में जो अटैक किया है, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर वहां पे है और वो मोर देन 100 किलोमीटर अंदर है एलओसी से। 14 बताए गए हैं कि 14 मेंबर्स ऑफ द मसूद अजहर फैमिली हैव बीन किल्ड इन दैट स्ट्राइक। और इसी तरह से कुपवाड़ा, पुंछ, कोटली, ये जितने भी एरिया हैं जहां जहां पे भी ये अटैक किए गए हैं, एक मस्जिद है बिलावल, उस मस्जिद को कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया गया है। वहां पर ट्रेनिंग कैंप चलते थे इनके, ये आतंकवादियों के ठिकाने थे, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ पे इनको पाला जाता था, यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। इनके जहन में एक जहर भरा जाता था कि आप वहां जाइए और निस्वार्थ लोगों को, जो शरीफ लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनका कत्लेआम कीजिए। सो ये साहब एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रिसाइज एक्शन लिया गया। दूसरा आप देखिए कि जो प्रेस ब्रीफिंग की गई, उसमें हमारी 2 आर्मी की लेडी ऑफिसर्स, उन्होंने आकर के प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसके अंदर कर्नल सोफिया एंड दूसरी थी विंग कमांडर क्योमिका सिंह। ये एक क्योंकि आप देखिए कि हस्बैंड्स को मार दिया गया था और महिलाओं को छोड़ दिया गया था, और महिलाओं को यह बताया गया था कि आप जाकर के बताइए कि मोदी साहब को, ये उस तरह की पोस्चरिंग है कि ये बताया गया महिलाओं के द्वारा, ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया, ये बताया गया है कि ये हमने बता नहीं दिया कि आपको इस चीज का माकूल जवाब भी दे दिया है। और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अगर मैं देखिए, ये जो अटैक हुआ है अवनीश जी, जो भारत ने स्ट्राइक की है, किसी भी मिलिट्री, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के ऊपर नहीं था, किसी भी नेशनल एसेट के ऊपर नहीं था। ये प्योरली एंड प्योरली टेररिस्ट फैक्ट्री जहां चल रही थी, उनके ऊपर अटैक था। हाफिज सईद हो और चाहे लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर हो,
चाहे जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर हों, उनके ऊपर ये अटैक था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इजराइल को छोड़ करके, इजराइल ने आंख मूंद करके हमारा साथ दिया है, जो स्टेटमेंट आई है। बाकी अगर आप देखें, अमेरिका और चीन, खासकर चीन का जो रेस्पॉन्स है वो बड़ा बैलेंस्ड है। बड़ा बैलेंस ये आया है कि वो चाहते हैं कि भाई इस साउथ एशिया के अंदर शांति बनी रहे, शांति रहे। आगे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि वैसे तो ये प्रतीत होता है कि वहां के प्रधानमंत्री का जो बयान आया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर भारत इसको ज्यादा एस्केलेट नहीं करता है तो हम रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उस तरह की सिग्नल आए हैं। एक वो सिग्नल ये देते हैं कि भाई शायद उन्होंने इस चीज को सरेंडर कर दिया है कि भारत, अगर ये फेज 1 है, अगर भारत की तरफ से ये फेज 1 है, एंड मच मोर असॉल्ट इज गोइंग टू गो टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन सॉइल, अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा डरी हुई है। वहां के वीडियोस आ गई हैं, वहां के लोगों ने, देखिए वहां के लोगों ने तो यूट्यूब पे ये सारी चीजें डाली हैं, दिखाया है किस तरह से वहां पे बमबारी हुई है, किस तरह से मिसाइल ने वहां पे हैवॉक किया है। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसके अंदर भी आप देखिए, पिछली बार बालाकोट के टाइम जब ब्रीफिंग हुई थी ये चीज नहीं थी। ये चीज इस बार गवर्नमेंट ने, ये एक एडिशन है कि पहले टारगेट कैसा दिख रहा था और वहां पे मिसाइल हिट होने के बाद में टारगेट का क्या हालत थी, उसके विजुअल्स, उसकी फोटोग्राफ्स एंड उसके विजुअल्स प्रेस ब्रीफिंग के अंदर वो दिखाए गए। क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि उसका प्रूफ क्या है। तो दिस टाइम गवर्नमेंट हैज शोन द प्रूफ इन द ब्रीफिंग इटसेल्फ कि ये प्रूफ है। टारगेट पहले ऐसा दिखता था और टारगेट के ऊपर जब अटैक हुआ तो टारगेट इस तरह का है। तो जो विध्वंस वहां पे किया है उसका प्रूफ के साथ में प्रेस ब्रीफिंग हुई है। और जो डेवलपमेंट होंगे वो प्रेस वार्ता में बताया गया कि भाई और आपको अपडेट किया जाएगा। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा साहब, ये जो भी वीडियोज और ये दिखाई गई हैं, जो मरकज सुभान अल्लाह मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद थी या हेडक्वार्टर था मरकज सुभान अल्लाह बावलपुर में, जैसे मोहम्मद का, उसको कंप्लीटली जमीन में मिला दिया गया है। ये मसूद अजहर वही शख्स हैं कि जो 2000 में जो प्लेन हाईजैक किया था और उस टाइम इनको मजबूरन छोड़ना पड़ा था क्योंकि हमारे 180 लोगों की जान खतरे में थी। और ये वही शख्स हैं, इनके जो हेडक्वार्टर को, इनकी जो आतंकी फैक्ट्री है उसको जमीदोज कर दिया गया है। रही पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान अटैक करेगा या रिटेलिएट करेगा किसी फॉर्म में, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आज की तारीख में इस हालत में नहीं है कि रिटेलिएट करे। पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ये जो एपिसोड है इसको क्लोज करना चाहती है, इसको इससे पीछा छुटाना चाहती है। और जिस तरह से भारत ने एक समझदारी दिखाई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज को सराहा है कि पाकिस्तान को प्रोवोक ना करते हुए जो इस कृत्य के गुनाहगार हैं, असली गुनाहगार हैं, टेररिस्ट फैक्ट्री हैं, जो टेररिस्ट के आका हैं, उनके ऊपर अटैक किया है। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भारत ने पोस्चरिंग ली है और बड़ा ही अकलबंदी का, बड़ा ही सूझबूझ का ये काम किया है कि केवल और केवल वही लोग टारगेट किए जाएं कि जो इसके पीछे जिनका हाथ है और या जो आगे आने वाले फैक्ट्री चला रहे हैं। ये साहब बिल्कुल साहब। लेकिन सर एक चीज और, आपने कहा कि भारत ने बड़ा संयम का परिचय दिया है और ये भी साफ है कि केवल आतंक के अड्डे उड़ाए हैं। वैसे पाकिस्तान में अगर हमारा कोई मिसाइल या कोई बम अगर दाएं बाएं बहक भी जाए और कहीं भी गिर जाए तो हर जगह टेररिस्ट ही मिलेंगे सर। तो मुझे लगता है कि सेनाओं को इतना भी प्रिसाइज नहीं होना चाहिए, 2-4 इधर उधर भी हो जाए तो भी हो। और उसी के साथ साथ एक चीज और सर, आपने कहा कि इस बार सबूत ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम, उसके बाद 2 वुमेन ऑफिसर से इसकी प्रेस ब्रीफिंग कराना,
ये वो बताता है कि किस तरीके से एक सांस्कृतिक हमला भी जो हमारे ऊपर किया गया था, हम उस स्तर पर भी जवाब दे रहे हैं, भारत जवाब दे रहा है। और आपने ये कहा कि पिछली बार बहुत सारे लोग सबूत पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि हमें सबूत दीजिए, तो इस बार वो संभावना भी समाप्त कर दिया। लेकिन सर, सबूत पूछने वाले तो अपनी जगह हमेशा बने रहेंगे। आज ऑल पार्टी मीटिंग में जो कुछ भी कांग्रेस की तरफ से दिखाई दिया, बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कितनी खुशी है और सवाल कब उठाने का मौका मिलेगा, वो सवाल भी उनके अधूरे रह गए। लेकिन उसी के साथ साथ आधे मोर्चे वाला भी सर, हमारे एक मित्र, हम रास्ते में आ रहे थे, आपको पता है हम ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि साहब, बाहर तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बाहर तो आप बिल्कुल मरकज गिरा दिया आपने, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर गिरा दिया। दो चार जगह पाकिस्तान को बता देनी चाहिए कि भैया एक हमारे यहाँ देवबंद है, एक हमारे यहाँ बरेली है, मैं बरेली से होके ही आ रहा हूं। तो सवाल ये उठता है कि बाहर वाले और अंदर वाले, जो आधे मोर्चे की बात थी, इन दोनों की तरफ से आप अब कैसा रिएक्शन आप देख रहे हैं? और एक चीज और सर, बड़ा सवाल उठा है कि ये जब से पता चला कि तीनों विंग हमारी आर्मी के उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, लोगों के मन में ये बात है कि नेवी ने कैसे इसमें सपोर्ट किया और नेवी ने क्या कार्रवाई की है। क्योंकि आप 36 साल आपका भारतीय नौसेना के साथ बीता है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें नेवी का क्या रोल रहा है, ये जरा जरूर बताएं सर। जी साहब, नेवी के इसमें देखिए दो रोल रहे हैं। एक तो जो शुरू से ही नेवी के टॉप कमांडर्स को, प्लानर्स को, एग्जीक्यूटर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करके रखा गया कि जो भी कार्रवाई होगी, हमें कारगिल के अंदर ये देखने को मिला था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बीच में समन्वय नहीं था। तो इस बार ये था कि स्टार्टिंग से ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी टारगेट किया जाएगा, तो एक ग्रुप छोटा बनाया गया जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कंपोनेंट थे। और तीनों कंपोनेंट्स को पल पल की आर्मी क्या कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रहा है, नेवी क्या कर रहा है, उसका पूरा का पूरा जो नॉलेज शेयरिंग है, वो नॉलेज शेयरिंग पूरी की पूरी तीनों अंगों में, सेनाओं के में बराबर रहे। नंबर वन। दूसरी चीज ये हुई है कि जब ये अटैक प्लान किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, उससे पहले, बिकॉज अगर नेवी उसके अंदर मान लीजिए शरीक नहीं होती स्टार्टिंग से, तो नेवी को वेस्टर्न बोर्ड पे अरेबियन सी में जहां भी नेवी की स्ट्रेंथ है और जहां नेवी का 100% प्योरली नेवल एक्शन होना है, उस फ्रंट के ऊपर नेवी ने इस तरह की नाकाबंदी की है कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो नेवी को कहां किस तरह से अपनी पोजीशन रखनी है। क्योंकि आप जब टारगेट चूज करते हैं, आप उस टाइम ये भी स्टडी करते हैं कि दुश्मन वापस रिटेलिएट कहां कर सकता है, या दुश्मन समुद्र के जरिए से रिटेलिएट करेगा, बाय एयर रिटेलिएट करेगा, या बाय इन्फेंट्री और आर्टिलरी रिटेलिएट करेगा। तो इसीलिए इस बार आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को शुरू से इसके अंदर शरीक रखा गया है। हर चीज, हर स्टेज की प्लानिंग में, हर टारगेट को चूज करने में, हर टारगेट, जिस टारगेट को नहीं लिया है उसको छोड़ा गया है कि उसको सेकंड राउंड ऑफ रिटेलिएशन में लिया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमने पीछे गलतियां की थी कारगिल वार में, उन गलतियों को ना दोहराया जाए और तीनों अंग सेना के बराबर जो उनकी जो मारक क्षमता है, या हमारे जो एम है, टारगेट है, गोल है, तीनों को उसका पता हो कि ये हमारा गोल है। बिल्कुल सर। और संभवतः इसीलिए चीफ ऑफ द डिफेंस आर्मी स्टाफ, इसका भी एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया। और सर, जो सवाल मैं आपसे चलते चलते अंत में पूछना चाहता था कि क्या अब ये एक जो ऑपरेशन सिंदूर कल हुआ है और आज पूरा देश उस भावना के साथ खड़ा है, ये अंतिम है या इसकी अगली किस्त कब संभावित है और किस लेवल की है? क्योंकि पाकिस्तान तो सीधे सीधे कह रहा है कि अगर इसके बाद आपने कुछ नहीं किया तो हम आपको गुलाब भेजेंगे। बहरहाल वो गुलाब क्या भेजेगा, गुलाब अपने यहाँ रख लेगा, कांटे कांटे भेजेगा। सर, आपने जो ये बात कही कि सेकेंड राउंड के लिए बचा के रखा गया है और नेवी और बाकी आर्म फोर्सेस का जो एक कोऑर्डिनेशन है, सर अगला किस्त कब रिलीज होगी और कितना उसकी इंटेंसिटी होगी, उसका क्या साइज हो सकता है आपके जो युद्ध का, आपका ऑपरेशंस का जो आपका अनुभव है उसके आधार पर? सर साहब, जो सेकंड जो
टारगेट किया जाएगा, जो सेकंड रिटेलिएटरी असॉल्ट होगा, वो डिपेंड करेगा पाकिस्तान की रिटेलिएशन पे, कि पाकिस्तान किस लेवल पे रिटेलिएट करता है, किस फॉर्म में रिटेलिएट करता है। सर तो उसने तो हथियार डाल दिए, वो तो कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, अगर इसके बाद कुछ नहीं करोगे तो फिर हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो हम वी आर फ्री टू अटैक और टारगेट ऑल दीज टेररिस्ट अटैक, जो भी थोड़े बहुत बचे कुचे हैं उनको खत्म करने के लिए वी कैन कैरी आउट सेकेंड राउंड ऑफ रिटेलिएशन, सेकेंड राउंड ऑफ अटैक कैन बी कैरिड आउट। इनको अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बचा है, मे बी अनदर 15 days और मे बी आफ्टर 1 month अनदर राउंड कैन बी। देखिए, अगर आप देखें तो एस्केलेटरी लैडर जो वार का है, इसी तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब वार का एस्केलेटरी लैडर लिया जाता है, उसको जो है प्रेशर बिल्डिंग की जाती है या अपनी फौज को पोजीशनिंग की जाती है, मीटिंग्स चलती हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, जिस तरह से अरेबियन सी में नेवी ने एक्सरसाइज की और मिसाइल आईएनएस सूरत ने लॉन्च की, या एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। तो ये जो एक्सरसाइज होती है, ये जो these exercises are to escalate the pressure, escalate the ladder of the war। तो जिस तरह से ब्लैकआउट किया जा रहा है, बहुत सारे सिटीज में मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, बहुत सारे जो बॉर्डर एरियाज उनमें स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उनमें एयर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। ये सब सारे के सारे जो मेजर्स हैं, ये दुश्मन को प्रेशर में लाने के लिए वो है कि वी आर प्रिपेयर्ड, आवर स्कूल्स आर प्रिपेयर्ड, आवर एयरपोर्ट्स आर सिक्योर्ड, आवर सिटीज जो एलओसी पे जो वल्नरेबल सिटीज हैं, इन केस ऑफ एनी रिटेलिएशन, तो वहां पर सिविलियंस की मॉक ड्रिल कराई जा रही है। वो भारत अपनी बिल्कुल अपनी भारत अपनी तैयारी दिखा रहा है। वो तैयारी जो है वो आपको ये दिखाती है कि अगर पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत भी रिटेलिएट किया तो ना कि हमारी फौज, हमारे जो एलओसी पे वल्नरेबल सिटीज हैं या वहां के जो शहरी हैं, वहां के जो बासिंदे हैं, वो भी इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं, उनको भी ग्रूम किया जा रहा है, उनको भी तैयार किया जा रहा है कि ऐसी अगर फुल फ्लैश अगर पूरे स्केल पे वार चली जाती है तो किस तरह से हमें एक हमारी तरफ कम डैमेज हो और उधर हम ज्यादा डैमेज कर पाए। उस तरह का जो माहौल है, उस तरह की जो ट्रेनिंग है, उसके उस माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। उसी चीज से पाकिस्तान डरा हुआ है। और साहब, मैंने पहले बार बार ये कहा है कि आज की तारीख में पाकिस्तान लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ये हमने पहले जिस टाइम पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था, उस टाइम 1 साल तक हमारी फौज बॉर्डर पे खड़ी रही थी। वो टाइम हमने गंवा दिया, बहुत अच्छा टाइम था। अगेन आई वांट टू ऐड कि ये जो टाइम है, चाइना भी आज की तारीख में वार के मूड में नहीं है, बिकॉज चाइना का बहुत सारा स्टेक पाकिस्तान के अंदर है और चाइना की कमर अमेरिका ने तोड़ी हुई है। टैरिफ वार, आपको पता है, वहां की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, इतना सामान इसको कहां बेचे। तो आप ये देखिए, ये बड़ी फेवरेबल सिचुएशन है। उधर बलूचिस्तान जल रहा है पूरी तरह से, बलूचिस्तान के शहर बलूच आर्मी के कंट्रोल में जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी उधर बिजी है, वो एलओसी पे लेके आते हैं तो उधर बलूचिस्तान निकल जाएगा। लेट मी टेल यू के बलूचिस्तान बिल्कुल किसी टाइम में, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हो सकता है ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन चल रही है, इस टेंशन से एक बलूचिस्तान एक नए देश की उपज हो जाए। जी, जी। एक अतिशयोक्ति नहीं होगी मेरा कहना कि एक उपज ऐसी हो जाए कि एक नया देश बन जाए। बिल्कुल सर। और प्रारंभ पर जब भी हमने आपसे बात किया और जब मैं टाइम फ्रेम आपसे पूछता था कि कितने समय में रिएक्ट करेगा, आपने सर लगातार 15 दिन से लेके 20 दिन कहा था और ठीक 15वें दिन ये स्ट्राइक हुई है और ये अटैक हुआ है। निश्चित तौर पर बाहर पाकिस्तान अब जिस तरफ आगे बढ़ रहा है उसका टूटना तय है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। अगर टूटने में थोड़ी बहुत उसको भारत की मदद चाहिए तो भारत उसके लिए भी तैयार है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पूरे विश्व बिरादरी में भारत के इस स्टैंड को बिल्कुल, अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे जगह से सपोर्ट आया है, चाइना तक ने अगर इतना बैलेंस रुख रखा है तो इसके अलावा गल्फ कंट्रीज जिस तरीके से बैलेंस रुख रख रही हैं, जहां से बिल्कुल हाय हल्ला की उम्मीद थी, वहां से भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि भारत
आतंकियों को मिटा रहा है, भारत पाकिस्तान को नहीं। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान और आतंकवाद ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये पाकिस्तान का प्रारब्ध है, इसमें भारत का कुछ लेना देना नहीं। कमांडर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। मैं प्रारब्ध के दर्शकों की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप प्लीज हमारी तरफ से कुछ थोड़े से अपडेशन अपने पास रखें, और कल हम फिर आपसे बात करेंगे और तब एक व्यापक संदर्भ में हम देखना प्रारंभ करेंगे कि अब यहां से कहां, चाहे अंदर या बाहर कहीं भी हो। दर्शकों, ये थे कमांडर सर, और इसी के साथ आज का ये अंक यही समाप्त करेंगे। हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए, और चलते चलते कहूंगा कि मैं यात्रा में हूं, वहां रुक के मैं कमांडर सर से समय लेके बात कर रहा हूं। तो यदि इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको आवाज या नेटवर्क का इश्यू हो तो इसे झेल लीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार अवधि जी।